हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम NCERT क्लास 6 ज्योग्राफी जो किताब है हमारी पृथ्वी हमारा आवास, उसकी MCQ सीरीज पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पुस्तक का पहला चैप्टर है सौर मंडल से पृथ्वी। उसमें पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी को किस का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो वह है शुक्र। अगले सवाल को देखते हैं, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? ब्रह्मांड का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, मुख्य ग्रहों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो वे कहलाते हैं क्षुद्र ग्रह। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा कितने दिनों में करता है? तो वह करता है 255 दिनों में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सूर्य एक डैश है, वह है तारा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, कृत्रिम पिंड कौन से होते हैं? तो वे होते हैं मानव द्वारा निर्मित उपग्रह। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर पूरा कितने दिनों में लगाता है? तो 27 दिनों में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, हम हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग को देख पाते हैं, तो उसका रीजन बताया गया है, चंद्रमा का अपनी धुरी पर तथा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में का जो समय लगभग बराबर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? 30 से अधिक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी होती है? 15 करोड़ किलोमीटर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो वह है तीसरा स्थान। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वी की सतह पानी से कितनी ढकी हुई होती है? तो वो होती है 2/3। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वी से चंद्रमा की लगभग दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, लाखों तारों का समूह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है आकाश गंगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, हमारा सौरमंडल भाग है डैश का? वह है मिल्की वे का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, शनि के बाद सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या वाला ग्रह कौन सा? तो वह यूरेनस। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 7 तारों का समूह क्या कहलाता है? तो वे कहलाता है ए और बी दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सौर मंडल में क्या शामिल है? तो उपरोक्त सभी, सूर्य, उपग्रह, उल्कापिंड। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सौर मंडल के केंद्र में क्या स्थित है? तो वह है सूर्य। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो वह 8 मिनट का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, कृत्रिम उपग्रह का उपयोग किस जानकारी के लिए किया जाता है? तो उपरोक्त सभी के लिए, पृथ्वी के पर संचार के माध्यम के लिए, भू संपदा की जानकारी के लिए, ब्रह्मांड की जानकारी के लिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय उपग्रह कौन सा है? तो उपरोक्त सभी, इनसेट, IRS और एडूसेट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जिसे सुई के ऊपर ग्लोब घूमता है उसे क्या कहते हैं? तो वह कहलाता है अक्ष। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वी का आकार कैसा होता है? वह अंडाकार। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगाती है? 24 घंटे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित कर सबसे बड़ा वृत्त बनाती है, क्या कहलाती है? भूमध्य सागर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध क्या कहलाते हैं? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शुष्क कटिबंध, तीनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, किसका अपना प्रकाश होता है? तो वह होता है तारों का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, किसका अपना प्रकाश नहीं होता? तो वह चंद्रमा का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है? तो वह चंद्रमा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सौरमंडल का अपना परिवार कौन सा होता है? तो ग्रह, उपग्रह और तारे, सूर्य सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सूर्य किस गैस का बना होता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर ग्लोब, अक्षांश और देशांतर पर। पहला सवाल है, विषुवत वृत्त का अक्षांश कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जिस समय ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर पर सूर्य आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यमोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगा? दोपहर होगी।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उत्तर ध्रुव वृत्त स्थित डैश है, तो विषुवत वृत्त के 66.5 उत्तर में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अटलांटिक वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है? दक्षिण। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर कैसी होती है? चपटी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या होता है? 23.5 डिग्री उत्तर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित समानांतर वृत्तों को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं या वृत्त। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उत्तरी ध्रुव क्या दर्शाता है? तो वह दर्शाता है 90 डिग्री उत्तर अक्षांश को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जब ग्रीनविच ट्वेन दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर क्या होगा? तो मध्य रात्रि। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विभिन्न यमोत्तर पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय क्या होता है? तो अलग अलग होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है विषुवत रेखा के किस में स्थित है? तो वह है दक्षिण 66.5 दक्षिण में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। असम का धुबरी नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? तो 26 डिग्री उत्तर अक्षांश और 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अक्षांश वृत्त निम्नलिखित के समानांतर वृत्त बनाते हैं विषुवत वृत्त के। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कर्क वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है? तो वह उत्तरी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देशांतरों की कुल कितनी संख्या होती है? 360। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रमुख यमोत्तर का मान कितना होता है? 0 डिग्री देशांतर। अगले सवाल की बढ़ते हैं। एक ही यमोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय कितना होता है? एक समान। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जिस यमोत्तर रेखा के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है वे है 82 1/2 डिग्री पूर्व। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के उत्तरी आधे भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। मकर रेखा का अक्षांशीय मान कितना होता है? 23.5 दक्षिण। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शीतोष्ण कटिबंध में तापमान कितना रहता है? तो मध्यम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दिए गए बिंदु की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी के माप को क्या कहते हैं? अक्षांश। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का उष्णीय क्षेत्र कौन सा होता है? उष्ण कटिबंध। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन कौन सा है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल को देखते हैं। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तब भारत का समय क्या होता है? तो 5:30 शाम को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी का आकार कैसा होता है? संतरे जैसा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है? विषुवत वृत्त। अगले सवाल में बढ़ते हैं। अक्षांशों को किससे मापा जाता है? अंशों में, डिग्री में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विषुवत वृत्त कितने अंश अक्षांशों को दर्शाता है? तो वह दर्शाता 0 डिग्री। महाराष्ट्र में चंद्रपुर कितने अक्षांश पर स्थित है? तो वह है 20 डिग्री उत्तर में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मकर रेखा किस गोलार्ध में स्थित है? तो वह दक्षिण में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य कौन सा ताप कटिबंध स्थित है? तो वह उष्ण कटिबंध। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रमुख यमोत्तर का एक नाम कौन क्या है? वह ग्रीनविच रेखा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी की एक देशांतर रेखा को सूर्य के सामने से गुजरने में कितना समय लगता है? तो वे 4 मिनट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ग्लोब पर उत्तर में वे बिंदु जिससे होकर अक्ष की सुई गुजरती है तो वह उत्तरी ध्रुव। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उत्तरी ध्रुव कितने अंश पर स्थित है? तो वह 90 डिग्री उत्तर में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ग्रीनविच रेखा जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है का कितना अंश यमोत्तर में है? तो वह 0 डिग्री देशांतर में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दक्षिणी ध्रुव कितने अंश पर स्थित है? तो 90 डिग्री दक्षिण में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहा जाता है? ग्रिड। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। धुबरी असम कितने अंश अक्षांश पर स्थित है? तो वह 26 डिग्री उत्तर में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। धुबरी असम कितने अक्ष देशांतर पर स्थित है? तो 90 डिग्री पूर्व में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का एक समय कितने क्षेत्र कितने देशांतरों को घेरता है? तो वह घेरता है 15 डिग्री को घेरता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है? 24। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पे, पृथ्वी की गतियां। पहला क्वेश्चन है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कब पूरा करती है? 24 घंटे में। अगले सवाल में बढ़ते हैं। पृथ्वी की उत्तर आयनात किसे कहते हैं? 21 जून की अवस्था को।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? बसंत ऋतु। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? बसंत। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 366। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन किस कारण होता है? ऋतुओं में परिवर्तन के कारण। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस गोलार्ध में 21 जून के समय लंबा दिन तथा लंबी रातें होती है? तो वे होती है उत्तरी गोलार्ध में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में ऋतु होती है शीत। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ऋतु होती है ग्रीष्म ऋतु। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दिन छोटे होते हैं शीत ऋतु में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 29 दिनों का फरवरी माह होता है हर चौथे वर्ष में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इस स्थिति को कहा जाता है विषुव। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लीप वर्ष के फरवरी माह में दिनों की संख्या होती है 29। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है कर्क रेखा पर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सामान्यतः एक वर्ष को जिन ऋतुओं में बांटा जाता है तो वह गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस गति के कारण दिन रात बनते हैं? घूर्णन गति। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी की कौन सी गतियां हैं? तो परिक्रमण गति और घूर्णन गति दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के चारों ओर एक चक्कर दिन में कितने दिनों में पूरा करती है? तो 365 1/4 दिन में। अगले सवाल बढ़ते हैं। किस महीने में 28 या 29 दिन होते हैं? तो फरवरी में होते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है? ध्रुवों में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में किस आकार में घूमती है? अंडाकार। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने हो वहां क्या होता है? दिन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी किस गति के कारण होता है? तो वो परिक्रमण गति के कारण। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 की तरफ, मानचित्र पे। पहला सवाल है। निम्न में से कौन सा मानचित्र अन्य 3 मानचित्रों से अलग है? तो शहरों का मानचित्र। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न किसका प्रतीक चिन्ह है? तो वह पक्की सड़क का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन और उद्योगों के विवरण को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र कहलाते हैं थीमेटिक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। अधिक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रधान दिग्बिंदु उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा क्या कहलाती है? उत्तर पूर्व। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मानचित्र में भूरे रंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पर्वतों के लिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मैदानों को दर्शाने के लिए निम्न में से किस रंग का प्रयोग होता है? हरा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से मानचित्र का घटक क्या नहीं है? दिक्सूचक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गांव या शहर के मानचित्र में क्या प्रयोग किया जाता है? बड़ा पैमाना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग पर पैमाने के अनुसार खींचा गया चपटा चित्र क्या कहलाता है? मानचित्र। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा किस दिशा में होती है? उत्तर दक्षिण में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मानचित्र में महाद्वीपों और देशों के दर्शाने के लिए कैसा पैमाना प्रयोग किया जाता? छोटा पैमाना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? भौतिक या उच्चावच मानचित्र। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पश्चिम तथा दक्षिण के बीच की दिशा कौन सी है? तो वह दक्षिण पश्चिम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है? खाका। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मानचित्र थीमेटिक मानचित्र नहीं है? तो महासागरों का मानचित्र। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र राजनीतिक मानचित्र नहीं है? तो वह है वनों के वितरण का मानचित्र। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से क्या मानचित्र का घटक है? तो वह उपरोक्त सभी। दिशा, दूरी, चिन्ह। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है दिक्सूचक का। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर, पृथ्वी के परिमंडल। तो पहला सवाल है। पृथ्वी का ठोस भाग क्या कहलाता है? भूमंडल या स्थलमंडल।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, निम्न गैस पृथ्वी को गर्म रखती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वी के बड़े स्तरीय भूभाग कहलाते हैं महाद्वीप। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से ऊंचाई है 8,848 मीटर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जीवन के लिए आवश्यक तत्व क्या है, तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है क्या कहलाती है, वायुमंडल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जल से भरे इस भाग को क्या कहा जाता है, जलमंडल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वी का वे भाग जहां स्थल जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं उसे कहते हैं द्वीपमंडल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से किसे महासागरीय बेसिन कहा जाता है, तो बड़े जलाशयों को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ग्रीक भाषा में लिचास का अर्थ पत्थर है, तो एटमास का अर्थ क्या होगा, वाष्प। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ग्रीक भाषा में जीवन को क्या कहते हैं, बायोस। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ग्रीक भाषा में हुडर का क्या अर्थ होता है, तो पानी और जल, ए और बी दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, बच्चों विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है और स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। तो आप बताएं कि समुद्र को क्या माना जाएगा, तो यहाँ पे 0। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्या आप जानते हैं पृथ्वी की सबसे ऊंची शिखर माउंट एवरेस्ट पर 29 मई 1953 चढ़ने वाला व्यक्ति कौन है, तो वह है भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा और न्यूजीलैंड की एडमंड हिलेरी, ए और बी दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत की पहली प्रथम महिला जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा, उनका नाम था बिछेंद्री पाल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वी पर कितने प्रमुख महाद्वीप हैं, तो 7। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप का नाम एशिया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान किस महाद्वीप में है, अफ्रीका। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, विश्व के सबसे लंबी नदी कौन किस महाद्वीप में, अफ्रीका। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, हमारी पृथ्वी का 71% भाग जल, 29% भाग स्थल जल की उपलब्धता की विशेषता के कारण पृथ्वी को और कौन सा ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, हमारा वायुमंडल मुख्यतः कौन सी गैसों से बना है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है, तो 21%। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, आप बताएं कि ये वायुमंडल कुल कितना प्रतिशत है, तो 78%। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, हमारे वायुमंडल में उपलब्ध कौन सी गैसें पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, तो वह नाइट्रोजन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो हमें सांस लेने की कठिनाई का अनुभव होता है, बताइए ऊंचाई पर सांस लेने के लिए पर्वतारोहियों द्वारा किस सहायक का प्रयोग किया जाता है, वह ऑक्सीजन सिलेंडर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों और गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो तापमान में बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने इस पुस्तक के अंतिम चैप्टर पर, हमारा देश भारत। पहला सवाल है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन, जबकि वर्तमान में भारत है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत के प्रायद्वीपीय पठार की आकृति त्रिभुजाकार है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वह गोवा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, प्रायद्वीपीय पठार की अरब सागर में गिरने वाली नदी है, वह तापी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सुंदरवन डेल्टा निम्न नदियों के मुहाने पर स्थित है, तो वह है गंगा ब्रह्मपुत्र। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के द्वीप समूह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है सुनामी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत में कौन सी रेखा मध्य से गुजरती है, तो वह कर्क रेखा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, 28। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, दक्षिण के पठार का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, हिमालय का क्या मतलब होता है? तो बर्फ का घर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक। अगले सवाल में देखते हैं, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी? तो है अरावली। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, नर्मदा नदी किस सागर में मिलती है? अरब सागर में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, महान हिमालय को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? हिमाद्री। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत के कितने द्वीप समूह हैं? 2। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 2 जून 2014 को भारत का कौन सा राज्य बना? है तेलंगाना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, हिमालय के दक्षिण में क्या स्थित है? उत्तरी मैदान। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत के पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता है? महामरुस्थल। तो दोस्तों, ऐसी ही NCERT MCQ सीरीज की और भी लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।